चलो तब हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने रसायन शास्त्र स्टार्ट किया था, जिसमें हम पारद के दोष ये इस टॉपिक तक पहुंचे थे। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अष्टपंच की सप्तकंचुक दोष कौन से हैं, नैसर्गिक दोष कितने हैं, कौन से हैं, उनका फल क्या हो सकता है, यौगिक दोष कितने हैं और उनका परिणाम क्या हो सकता है, औपाधिक को ही सप्तकंचुकी दोष बोलते हैं और उससे परिणाम क्या हो सकता है। तो ऊपर का टेबल हमने देखा था, नीचे देखो। भूमिज जो है उसकी उसमें उससे क्या हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है। उसमें क्या आता है, परपटी। ये भूमिज दोष है। परपटी परपटी सदृश शोषकत्व। गिरिज उससे जाड्य हो सकता है। पाटिनी उसमें आता है विदारकत्व। वारिज जो है उससे वात व्याधि और मल का भेदन हो जाएगा। और भेदी मल भेदकत्व। नागज जो है वो धातु द्रव मल वर्धन करेगा और उसमें द्रावी मल करे। ये दो चीज आते हैं नागज के अंदर। तो द्राव्य मतलब शरीर धातु नाम द्रव संपादना। शरीर धातुओं में द्रवता लाएगा। और मलकरी दोष वर्धकत्वात्। वंगज स्वर पारुष्य और काकस्वर। अंधकारी और ध्वांशी ये दोनों इसमें आता है वंगज के अंदर। तो अंधकारी मतलब अंधत्व जननात्। और ये ध्वांशी ध्वांशी मतलब कर्कश स्वर स्वर पारुष्य जननात्। फिर नैसर्गिक दोष जो है वो तीन बोले, रसरत्न समुच्चय विषम वन्य मूल शेति। रस प्र इन्हें और रसेंद्र चूड़ामणि ने पांच बोले हैं। तीन ये विषम वन्य मूल और दर्प और मद। रसेंद्र मंगल जो है इन्होंने पांच बोले हैं, गौरव और चपल ऐड किया है। आयुर्वेद प्रदीपिका तीन प्लस नाग वंग चापल्य गिरी असह्य अग्नि। रस तरंगी ने आठ दोष बोले हैं, विष पे गरल बोला है। आनंद कंद ने 15 दोष बोले। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रसरत्न समुच्चय के तीन दोष है, विषम वन्य और मल, ये वाले। ठीक है। फिर यौगिक जो है वो रसरत्न समुच्चय ने दो बोले हैं, नाग और वंग। नाग की वजह से जाड्य जाड़ा नाग, और वंग की वजह से कुष्ठ। औपाधिक दोष रसरत्न समुच्चय आयुर्वेद प्रदीपिका आनंद कंद ने सात बोले हैं। शुद्ध पारद वो कैसा रहता है, इसको अच्छे से याद रखो। अंत सुनील बहिर्उज्ज्वल मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश हिरक द्युति संकाश परपटिका भास गलद्रौप्य निभ। ये इतने सारे आए हैं शुद्ध भारत के गुण। अंत सुनील अंदर से सुनील, बहिर्उज्ज्वल मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश हिरक द्युति संकाश परपटिका भास और गलद्रौप्य निभ। अशुद्ध भारत कैसा रहता है, धूम्रवर्णी पांडुर चित्रकवर्णी। भारत का शोधन शोधन क्यों करते हैं हम लोग, दोष हरण के लिए। सामान्य शोधन और विशेष शोधन। तो सामान्य शोधन क्यों करते हैं, व्याधि हरण के लिए। और भारत का विशेष शोधन हम रसायन अर्थ, रसायन गुण उसमें आने चाहिए इसलिए। बाकी ही इतना कुछ ध्यान में रखने जैसा नहीं है। नेक्स्ट देखो कि जो दोष है उसके शोधन के लिए क्या द्रव्य यूज करते हैं, एक रसरत्न समुच्चय और एक रस तरंगिनी। इन दोनों ने थोड़े अलग अलग बोले हैं, इसको याद रखो अच्छे से। कि विष जो दोष है उसको निकालने के लिए रसरत्न समुच्चय ने चित्रक बोला है। तो विष भी तीक्ष्ण है और चित्रक भी तीक्ष्ण है। लेकिन रस तरंगिणी ने त्रिफला बोला है। तो वन्नी दोष निकालने के लिए त्रिफला और चित्र। तो दोनों का ऊपर नीचे खा ले, तो कोई भी एक याद रख लो और क्रॉस कर लो। फिर नाग नाग दोष का शोधन रस तरंगिणी ने बोला है। धूम इष्टिका उड़ना चूर्ण और अम्ल जल से साफ करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद वंग इंद्रवारुणी अंकोल निशा। फिर उसके बाद चापल्य कृष्ण धत्तुर बीज। चपलता है और धत्तुर अपने को पता है विष है तो वो शांत करेगा। तो इसीलिए चपल दोष को निकालने के लिए धत्तुर बीज। गिरी त्रिकटु असह्यग्नि गोक्षुर। गोक्षुर से उसका शोधन करेंगे हम। पूजा भारत की पांच पूजा है, भारत का भक्षण स्पर्शन ध्यान दान सर्वोपचार। तो भारत के पांच पूजा है, भारत का भक्षण स्पर्शन
ध्यान, दान, सर्वोपचार। ये अच्छे से याद रखो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इमेजिन करो कि वो अपने पास शक्ति है कुछ, तो जो सोचेंगे उसको सामने लाने के लिए। तो पहले मैंने मन में ध्यान किया, मुझे पारद चाहिए, तो मेरे सामने पारद आ गए, फिर मैंने उसको स्पर्श किया और उसको खा लिया, और जो बचा हुआ है उसको दान किया, और सर्वोपचार के लिए पारस का यूज किया। ये पांच एक लाइन से याद रखो, क्योंकि इसमें और कुछ आ गया तो कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले मैंने पारस का ध्यान किया, सामने पारद आया तो उसको स्पर्श किया और फिर खा लिया, बचा हुआ दान किया, और सर्वोपचार उससे किया। भारत के संस्कार, संस्कार क्यों करते हैं हम भारत के ऊपर, बल तेजो अभिवर्धनम, उसका बल और तेजस का अभिवर्धन करने के लिए। भारत के संस्कार कितने हैं, रसतरंगिणी ने 8 बोले हैं, रसरत्न समुच्चय ने 18 बोले। रसरत्नकार और आयुर्वेद प्रतिका ने 19 बोले हैं। कौन से नाम है उसको अच्छे से याद कर लो। फिर आयुर्वेद प्रतिपिका जो है वो दीपनानंतर अनुवासन संस्कार, ये 9वां जो एक एक्स्ट्रा प्रकार बोला था वो बोला है। फिर रस रत्नाकर ने वेद भक्षण योगी प्रतिसारण अनुसारण, जो औषधार्थ हमने जो देखा कि सामान्य जो शोधन है वो देहवादार्थ, मतलब व्याधि हरण के लिए उसका यूज होता है सामान्य शोधन। तो 8 संस्कार उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोहवादार्थ, देहवादार्थ के लिए 8 संस्कार, और बाकी जो अष्टविध संस्कार है 18 संस्कार वो लोहवादार्थ। फिर संस्कार क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका फलश्रुति क्या है, ये अच्छे से याद करो। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के ऊपर स्वेदन संस्कार करने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 मल शैथिल्य, ऑप्शन बी बहिर्मल विनाशनम, ऑप्शन नंबर सी वन्य मित्रत्व, और ऑप्शन डी मूर्छा व्यापत्ति नाशन। तो मल शैथिल्य करो, ये सब एक स्टोरी जैसा इसको याद करो कि हम पहले क्या करते, स्वेदन पहले ही तो अष्ट संस्कार कौन से हैं उसको याद करो कि स्वेदन मर्छन, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन बोधन, नियमन, दीपन। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन बोधन, नियमन, दीपन, और लास्ट में अनुवासन। तो किसी भी चीज को हम धोते तो उसको इस प्रकार से धोएंगे, ऐसे ध्यान में रखो बार बार। स्वेदन करेंगे, फिर उसके बाद मर्दन थोड़ा रगड़ लेंगे, फिर मूर्छन वापस डुबाएंगे, वापस उत्थापन बाहर निकालेंगे, फिर पातन फिर दूसरे के डाल लेंगे, रोदन बोधन, नियमन और दीपन। ठीक है, तो सबसे पहले स्वेदन देखते हैं। स्वेदन किससे करेंगे, क्षार अम्ल द्रव्य से। उसको पारद मिला के 3 दिन तक दोहरा यंत्र में स्वेदन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि पारद का स्वेदन के लिए क्या यूज करना है। तो ऑप्शन 1 क्षार अम्ल द्रव्य, ऑप्शन बी अम्ल द्रव्य, ऑप्शन डी कुमारी सोरस। तो ऑप्शन ए है खाली क्षार अम्ल द्रव्य, और 3 दिन तक दोहरा यंत्र में स्वेदन करेंगे। उसका फलश्रुति क्या हो जाएगा, स्वेदन करने से वो निकलेंगे नहीं, लेकिन जो उनमें मल है वो सब शिथिल हो जाएंगे। फिर अगला जो है मर्दन, रगड़ेंगे उसको। तो किससे करेंगे, अम्ल द्रव्य से कांजी पारद को तप्त खलुआ में। ये भी याद रखो कि किसमें करना है, पहला वाला स्वेदन दोला यंत्र में करना है, मर्दन किसमें करना है, तप्त खलुआ में करना है। कितने दिन तक करना है, 3 दिन तक करना है। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर उसका फलश्रुति क्या है, बहिर्मल विनाशन, बाहर से जो मल है उसका विनाशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट मूर्छन, मूर्छन मतलब डुबाने जैसा। तो कुमारी सोरस में 3 दिन तक डुबा के रखेंगे, उससे क्या हो जाएगा, वंग आदि भुज कंचुक नाशनम, वंग आदि जो कंचुक नाशन दोष थे, कंचुक वंग आदि, उसका नाशन करने के लिए मूर्छन संस्कार किया जाता है। और कब तक करते हो, नष्ट पिष्टत्व अवस्थे पर्यंत। फिर नेक्स्ट संस्कार है उत्थापन। उत्थापन मतलब जो हमने मूर्छन मतलब डुबा के रखा है उसको स्वाभाविक अवस्था में आने के लिए। एक दिन के पहला वाला जो संस्कार है मूर्छन, उससे जो आपत्ति होगा उसको नाश करने के लिए हम उत्तापन करते हैं। अगला संस्कार है पातन। तो शुल्ब पुष्टि से करते हैं वो 3 बार ऊर्ध्वपातन और 7 बार अधपातन। पातन से क्या हो जाएगा, नाग वंग जो है ये दोष का शोधन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रोदन बोधन, सृष्टि अंबुज में ये करते हैं, 3 दिन तक जमीन के अंदर करते हैं। इसका फलश्रुति क्या है, शक्ति उत्कर्षार्थ। रोदन बोधन से क्या होगा, उसका शक्ति आ जाएगा उसमें, और पारद में उत्तम उत्तम वीर्य प्राप्ति होगी। नेक्स्ट नियमन, तो नियमन मतलब कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करने के लिए नियामक गण के औषधि के साथ उसका स्वेदन करते हैं। तो नियमन किसका करेंगे हम, उसकी चपलत्व, पारद चपल है ना, वन्य मित्रत्व लाने के लिए और चपलत्व को निवृत्ति करने के लिए, ऐसे 2 फायदे हैं उसके। नेक्स्ट है दीपन संस्कार। तो दीपन में क्या करते हैं, दोला यंत्र में ही करते हैं, स्वेदन ही करते हैं उसका। और पारद धातुग्रास समर्थ,
पारद जो बाकी धातुओं को अपने अंदर ले लेता है, तो उसके लिए करते हैं पारद को ग्रासार्थ बनाने के लिए। और दीपन और वीर्य और उसकी तेजी वृद्धि करने के लिए, ये सब फायदे हैं दीपन के। नेक्स्ट है अनुआसन। अनुआसन किससे करते? एक दिन जंबीर रस में धूप में डुबा कर धूप में रखते। अभिजीत माइक शुरू है। सॉरी सर। फिर नेक्स्ट पारद गति। पारद की गति कितनी है? 5 गति है। उसमें से 4 दृश्य है और एक अदृश्य है। तो दृश्य गति कौन से है? जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति। अदृश्य गति जीव गति। अब इसको समझ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पारद की गति मतलब जब हम पारद के ऊपर संस्कार वगैरह करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे पारद का लॉस होता है। तो वो कैसे होता है? जल गति, जैसे हम पारद को धो लेंगे, तो उसको एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालने में कुछ पारद के जो कण है वो गिर जाते, तो जल गति। हंस गति मतलब कितना भी प्रिकॉशन ले ले लेकिन कुछ ना कुछ तो गायब होगा, हंस गति। मल गति कुछ मल के साथ चला जाएगा। और धूम गति जब हम उसको ये अधपातन ऊर्ध्वपातन करते हैं तो उसमें थोड़ा जाता है। और जीव गति मतलब ये भी वही कि जितना भी हम प्रिकॉशन ले ले लेकिन कुछ ना कुछ पारद कम ही हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि पारद के अष्ट संस्कार के बाद कितना पारद क्षेत्र शेष रह जाता है? तो उसका आंसर है 1/8। 1/8 पारद ही शेष रहता है अष्ट संस्कार के बाद। तो ये पारद की गति है। उसमें से 4 दृश्य गति है और एक अदृश्य गति मतलब जीव गति है। तो जल गति, मल गति, हंस गति, धूम गति, इसे याद रखो। फिर पारद के जारना। उसके भेद रसारणों ने बोला है भूचरी, खिचरी, जारना, बाल वृद्ध, निर्मुख, समुख, वासनामुख। इस प्रकार के भेद है उसके। जारना का कर्म क्या है? पहले गंधक से जारण करते हैं सबसे पहले, फिर सर्व सत्व से कर सकते हैं, फिर उसके बाद नाक्षिक, फिर सुवर्ण, फिर रत्नादि से। गंधक जारण विधि 2 टाइप की है, एक अंतर्धूम, एक बहिर्धूम। अंतर्धूम के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम? कच्छप और भूधर यंत्र। इसको अच्छे से याद रखो। अंतर्धूम किससे किससे करते हैं? कच्छप यंत्र और भूधर यंत्र। और बहिर्धूम वालुका यंत्र से। फिर मूर्छना। भारत की प्रथम मूर्छना क्या है? कज्जली। और प्रकार साग्नि, निराग्नि। निराग्नि अच्छे से याद रखो, कज्जली और मुग्धरस, ये 2 निराग्नि मूर्छना है भारत के। और साग्नि में बाकी सब आएंगे। मूर्छना का उपयोग क्या है, प्रयोजन क्या है? तो भारत को सेवन योग्य और रोग शांति के लिए, उसको बनाने के लिए हम उसको मूर्छना करते हैं। मूर्छना मतलब अलग अलग द्रव्यों का संयोग। तो मूर्छना में अंदर सगंध मतलब जिसमें गंधक है और दूसरा निर्गंध। सगंध के अंदर हमने देखा कि अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। और निर्गंध के अंदर विषव, उपविष, क्षार आदि से जो मूर्छना करते हैं वो। तो अभी जो गंध पिष्टि है उसको कज्जली, और गंधक से बद्ध जो है वो रसपर्पटी। और निर्गंध के अंदर रसपुष्प, रसकर्पूर और मुग्धरस। रसगंधक कज्जली में 2 आते हैं, मकर ध्वज और स्वर्णवंग। और धातु पिष्टि, कनक पिष्टि, रजत पिष्टि। इसको भी जाने दो। अभी परपटी के बारे में देखो। इस कल्पना का आरंभ चक्रपाणि ने किया था। रसरत्न समुच्चय में 4 बोले हैं, ये भी जाने दो। परपटी के पाक 3 होते हैं, मृदु, मध्यम, खर। तो औषध के लिए, मेडिसिन के लिए हम लोग कौन सा पाकी परपटी यूज करते हैं? तो मध्यम पाकी। इसको ध्यान में रखो अच्छे से। परपटी के 3 पाक होते हैं, मृदु, मध्य, खर। जिसमें से मध्य है वो मेडिसिन में यूज करते हैं। फिर पारद गंधक विरहित परपटी कौन सी है? इसको ध्यान में रखो, मल्ल परपटी और क्षार परपटी। इसमें पारक गंधक दोनों नहीं होते। और पारद विरहित, सिर्फ पारद विरहित परपटी कौन सी है? शीतल परपटी, अभ्रक परपटी, विजय परपटी। और गंधक विरहित परपटी भल्लातक परपटी। अभी नीचे वाला जो है उसको अच्छे से याद रखो कि परपटी उसमें घटक द्रव्य क्या है, उनका रेशो क्या है, उसका मात्रा, अनुपान, उपयोग, ये सब अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे रसपर्पटी, रसपर्पटी के अंदर पारा गंधक ही है और कदली पत्र भी है। उसमें रेशो 1:1, उसका 2 से 10 गुना का मात्रा है और संग्रहणी में उसका उपयोग है। लोहा पर्पटी में पारा गंधक तो है ही, साथ में कांत लोह है। तीनों का रेशो 1:1:1। उसको शीत ओदक
ये उसका अनुपान है, धान्य जीरक वात ये उसका अनुपान है, संग्रहणी में यूज होता है। फिर नेक्स्ट है ताम्र पर्पटी। ताम्र पर्पटी के अंदर ताम्र, पारा, गंधक, वत्सनाग। ताम्र, तो इसका अनुपान है पिप्पली और मधु। योग रत्नाकर ने अर्क पत्र से उसको ये करने के लिए, जो पत्र का नाम लिए मतलब क्या है, परपट्टी जब तैयार हो जाता है तो दो पत्र के बीच में रख के उसको दबाते हैं ना हम लोग, तो वैसे परपट्टी तैयार होता है। तो किसी ने कदली पत्र के बीच में रखने के लिए बोला है, और योग रत्नाकर ने अर्क पत्र के बीच में रखने के लिए बोला है, और उसका उपयोग कांस में बोला है, इसको अच्छे से ध्यान रखो। ताम्र परपट्टी का उपयोग कांस में बोला है। फिर नेक्स्ट, कुष्ठांत परपट्टी। इसका उपयोग, इसमें बाकुची चूर्ण है, कुष्ठांत मतलब बाकुची चूर्ण। और इसमें क्या क्या है, ताम्र है, पारद है, गंधक है, वत्सनाभ है, कदली पत्र का प्रयोग करना है, कुष्ठ में इसका यूज है। फिर नेक्स्ट, सुवर्ण प्रॉपर्टी। सुवर्ण प्रॉपर्टी के अंदर पारद, गंधक, सुवर्ण, रेशो 4:4:1, और संग्रहणी में यूज है इसका। फिर इसके बाद श्वेत प्रॉपर्टी, क्षार प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या है, सूर्य क्षार, तुरटी और नवसागर, और मूत्रकृच्छ में इसका उपयोग है, इसको अच्छे से याद रखो। क्षार प्रॉपर्टी या श्वेत प्रॉपर्टी मूत्रकृच्छ में। कुष्ठांत तो सिंपल है, कुष्ठ में। काश में क्या था, ताम्र प्रॉपर्टी। और बाकी सब ग्रहणी में तो सब प्रॉपर्टी यूज कर ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट, भारत के बंद। भारत के संख्या रस, चार बोलिए, जलौका, खोट, पाट, भस्म बंध और रसरत्न समुच्चय ने 25 से 26 बोले हैं। इसके ऊपर भी कोई भी एक चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ये ले लेते हैं इसको भी। तो बंध देख लो, उसका वैशिष्ट्य क्या है और उसके लाभ और अलाभ क्या है। हठबंध, शुद्धि विवर्जित रस, और लाभ क्या है इसका, मृत्यु और व्याधि। ये किया तो हम मृत्यु और व्याधि के लिए इसका यूज कर सकते हैं पारक का। आरोट बंध, सुशोधित रस रहता है इसमें, और क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ है। ये क्षेत्रीकरण में श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा बंध है, तो आरोट बंध है। फिर आभास, धातु मूलांधी भावना व पुट विकार उत्पत्ति, क्रियाहीन, असंशोधित लोहादि से सिद्ध रस, विक्रियता, पिष्टिका, तीव्र उन्नत मर्दन, तीव्र उन में मतलब तीव्र सूर्य में इसका मर्दन करते, इससे दीपन पाचन कृत हो जाता है वो। क्षारबंध, शंख, शुक्ति, वराटिका, इस इनसे शुद्ध करते हैं इस पारद को, और उससे क्या हो जाता है लाभ उसका, दीपन, शूल नाशन, पुष्टिकर। खोट बंध से शीघ्र व्याधि नाशन हो जाता है, पोट बंध से बालक व्याधि नाशन। पोट बंध को ही परपटी बोलते हैं, ये पीजी का क्वेश्चन आ सकता है कि परपटी ये पारद का कौन सा बंध है, तो पोट बंध। द्रुत कज्जली का मोच पत्र के, जो द्रुत मतलब लिक्विफाइड जो कज्जली है, उसको मोच पत्र मतलब केले के पत्ते में रख के जो चिपटा करते हैं उसको पोट बंध बोलते हैं। और बालकों में व्याधि नाशन के लिए पारद का कौन सा बंध यूज करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो पोट बंध है। फिर कल्क, स्वेदनादि क्रिया से सिद्ध पारद और फलदायक है, ये जाने दो। कज्जली रसगंधक से उत्पन्न होता है। सजीव, तो भस्मीकृत पारद को जब अग्नि संस्कार करते हैं तो वो सजीव हो जाता है और जरा व्याधि नाशन होता है। फिर निर्जीव, जीर्ण अभ्रक या गंधक के साथ जब उसका भस्मीकरण करते हैं तब, और उसका फायदा सद्य रोग भर है। फिर निर्बीज, रस, गंधक और सुवर्ण, तो सर्व रोगघन है। तो भारत का कौन सा बंध सर्व रोगघन है, निर्बीज बंध। सबीज, इसमें अभ्रक, सुवर्ण, रजत, ताम्र, कांतलोह, जारित पारद गंधक के साथ, तो इसमें इसको बोलते हैं षड गुण गंधक ये ना बंध है। षड मतलब ये बाकी सब छह टोटल है, उससे जब पारद को बंध करके तो विपुल प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव है उसका। श्रृंखला बंध, वज्रादिनी हतपारद, देह लोह विधायक, द्रुति, बाह्य द्रुति संस्कार, दुसाध्य, उघर, बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध, इस चारों को लाइन से याद रखो। बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध अवस्था है, सबसे पहले बालक, उसके बाद कुमार, उसके बाद तरुण और उसके बाद वृद्ध। तो उसमें पारद और संभाग अभ्रक, अभ्रक कितने पट, पारद और अभ्रक का जारण करते हैं पारद में, ये अच्छे से याद रखो कि पारद में अभ्रक का जारण करते कितने टाइम्स करते हैं, वो याद रखो, 1 2 4 6 ऐसे।
तो बालक के अंदर रसायन और भावी व्याधि नाशक, कुमार के अंदर रसायन है और 3 से 7 रात्र में रोगनाशन करता है, तरुण के अंदर 4 पट अभ्रक है और 7 रात में सर्वरोगहर वीर्यवर्धक, वृद्ध के अंदर 6 पट अभ्रक है और देह लोह वेद के लिए, मूर्तिबंध दिव्य मूलिका फलदायक है, जल शीलातोयमुख जरा रोग मृत्युनाशन, अग्नि गुटिकाकार खेचरात्रिक कृत, सुसंस्कृत बंध औषध कल्प अपृष्ठ गोमूत्र रसायन के लिए महाबंध सुवर्ण केवल रौप्य के साथ धमन करते हैं और रसायन के लिए है जलुका, जलुका बंध आकार जलुकाकार वलयाकार या गुटिकाकार तीनों हो सकता है, और स्त्रीनाम मद दर्प नाशकारी द्रावणी हिता, ये ऐसा फलश्रुति आ जाएगा और पूछेंगे भारत का कौन सा बंध का फल है ये, तो जलुका बंध का है। फिर नेक्स्ट पारद सेवन में पथ्य, पथ्य एक बार देख लो खाली कि पथ्य मतलब क्या क्या खा सकते हैं पारद सेवन के समय पे। वो क्षीर दधी घृत गोधूम जीर्णशाली मुद्गरस संशोधक धान्य पटोल सैंधव जीरक आर्द्रक, जो वर्ग सिमिलर है जैसे दूध दही और घी, ये सबको एक सर्कल में किया है। अ, चावल और गेहूं इनको एक जगह किया है। मुद्गरस संशोधक धान्य पटोल सैंधव जीरा आर्द्रक ये सब मसाले एक जगह किया है। मृदुशैया नारिकेल जल ये सब ले सकते हैं। कपथ्य में ककाराष्टक, ककाराष्टक मतलब क से चालू होने वाले 8 चीजें पारद सेवन के समय निषेध है। कलिंग कार्वेल्लक कदली काकमाची करकोटकी करकटी कुष्मांड कुसुम्बिका, ये सबको अच्छे से याद कर लो। अपथ्य क्या है ककाराष्टक, और रसतरंगिणी क्या बोलते हैं कुष्मांड आदि गण, शोभांजन ये भी अपथ्य है। क्षेत्रीकरण शरीर रसभस्म सेवन योग बनाने के लिए जो ये करते हैं उसको क्षेत्रीकरण बोलते हैं संस्कार। फिर अभी यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। ये नीचे एक ब्लू पेन से जो लिखा है ना वो एक बार याद कर लेना अच्छे से, ये नीचे वाला ये सब कि सत्व, कि इंद्र गोप पूर्णी सत्व कौन सा है, वैक्रांत है। फिर शीस सन्निभ सत्व कौन सा है, विमल है। लोह सन्निभ सत्व कौन सा है, आर्द्रिज मतलब शिलाजतु। ताम्र रूप सत्व कौन सा है, सस्यक। वंगाकृति सत्व कौन सा है, रसक। फिर उसके बाद तुवरीवत सत्व कौन सा है, कासिस। श्वेत वर्ण सत्व हरताल। राजावर्तवत सत्व अंजन। फिर उसके बाद हरताल के जैसा सत्व कौन सा है, गौरी पाषाण। शरद इंदु निभ सत्व कपर्द और सत्वरूप पारद हिंगुद। फिर उसके बाद यहाँ से महारस उपरस ये सब चालू होते हैं, तो वो सब हम नहीं लेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा और वैसे भी समझेगा नहीं, तो इसीलिए वो सब तुम अभी फिलहाल ध्यान से पढ़ लो। उनका जो शोधन मारन का जो शॉर्ट में जो फोटो है वो मैं ग्रुप में ढूंढ के भेज देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे सीधा धातु पे। धातु के अंदर देखो कि सबसे प्राचीन धातु कौन सा है, ताम्र है। ऊपर 4 6 8 9 12 ऐसे अलग अलग धातु की संख्या बताइए। अथर्ववेद में 4 है, यजुर्वेद में रसायनों में 6 है, मनुस्मृति और चरक सुश्रुत में 8 बोले हैं। रसर उदय तंत्र इन लोगों ने रसरत्न समुच्चय ने 9 बोले हैं, और क्या है, किसी ने तो 12 बोले हैं। फिर उपधातु की संख्या 7 है। उपधातु की संख्या 7 है, कौन से शारंगधर ने बोले। माक्षिक तुत्थ अभ्रक नीलांजन मनशिला हरताल रसक। आयुर्वेद प्रदीपिका ने क्या बोला है, माक्षिक तुत्थ पित्तल शिलाजितु विमल कांस्य सिंदूर, ये सब मिश्र धातु, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पित्तल के अंदर कौन से है मेटल्स और उसका रेशो क्या है। उसमें कॉपर और जिंक है पित्तल के अंदर 2:1 रेशो में, कांस्य के अंदर कॉपर और एसएन मतलब टीन उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं और 8:2 रेशो है। मोनल मेटल CuNi कॉपर और निकेल, जर्मन सिल्वर कॉपर निकेल जिंक, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज CuAl। सबको एक बार याद कर लो अच्छे से। मैंने तो ऐसे याद किया था कि ये मोनल मेटल जो है, तो एक मोनाली नाम की लड़की थी वो कूनी थी। कूनी मतलब जिसका हाथ पैर टूटा रहता है वो, तो कूनी, कूनी उसमें उसके हाथ में एक जर्मन सिल्वर, वो कूनी थी तो एक हाथ से भीख मांगती थी, तो जर्मन सिल्वर था उसके हाथ में, उसमें Zn। फिर एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज,
उसमें CuAl, और नेक्स्ट है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, CuSN+P फॉस्फोरस। टाइप मेटल, Pb मतलब लेड, Sn मतलब और Sb मतलब यार नहीं। फिर सामान्य शोधन, 5 द्रव्य धातुओं के तैले तक्रे गवा मूत्रालय अर्नाल कुलत्थचे, ये 5 में सामान्य शोधन होता है। मारन रस भस्म से किया अगर तो श्रेष्ठ, मूलक आदि से किया तो मध्यम, गंधक आदि से किया तो कनिष्ठ, परिलोह से किया तो दुर्गुण प्रद। फिर ज्वाला का वर्ण, जब हम उसको उसमें से जो ज्वाला निकलती है उसका वर्ण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शिला ज्योति की ज्वाला धूसर वर्णी रहती है, हीरक मिश्र वर्णी और अभ्रक सत्व पांडु वर्णी। फिर मारक, मारण किससे करते हैं? अभ्रक सत्व का हिंगुल और स्त्री दुग्ध से, उपलोह का गंधक से, पारद का हीरे से। तो रसायनों क्या बोलते हैं? गंधक और मार्क्सिक से सब धातुओं का मारण कर सकते हैं। फिर इसके आगे डिटेल में हर एक धातु के बारे में दिया है, वो हम नहीं लेंगे, सीधा रत्न पे आएंगे। तो रत्न, रत्न के पर्याय रत्न, मणि, वरपाषाण। वरपाषाण मतलब एक टाइप के पत्थर ही रहते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ पत्थर, अच्छे पत्थर रहते हैं, इसीलिए उसको वरपाषाण बोले। फिर मणि में श्रेष्ठ सूत बंधन, मणि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सूत बंधन कारक है वो, देह धारक है और जराव्याधि विनाशक है, इसीलिए मणि की श्रेष्ठता इन तीनों गुण की वजह से है। तो ये A B C ऑल ऑफ दिस ऐसे ऑप्शन में आ सकता है। संख्या कितनी है रत्न की? रसोपनिषद 7 बोलते हैं, जिसमें वैक्रांत को इंक्लूड नहीं किया है। आयुर्वेद प्रदीपिका 8 बोलते हैं, और रसरत्न समुच्चय 9 बोलते हैं, 7 8 9। नाव कौन से उनका? माणिक्य, मुक्ता प्रवाल, तारक्ष्य, पुष्प, वज्र, नील, गोमेदक और वैडूर्य। उसमें से श्रेष्ठ रत्न 5 है और रत्न जाति 3 है। रत्न की जाति 3 है। कौन से? प्राणिज, खनिज, वनस्पतिज। प्राणिज के अंदर मुक्ता और प्रवाल, अपने को पता है कि मोती जो है वो एक इंसेक्ट से बनता है, प्राणी से बनता है, और प्रवाल भी, ये भी सजीव है। फिर नेक्स्ट खनिज, तो उसमें माणिक्य, तारस्य, पुष्कराग, वज्र, नीलम, गोमेद, वैडूर्य। और वनस्पति तृणकांत, संज्ञमुषा। रत्न के गुण 5 है। दुर्लभता, कठोरता, सुंदरता, टिकाऊपना और आकर्षक रंग, ये रत्न के गुण है। कितने? 5 है। दुर्लभता मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है, कठोर मतलब हार्ड, सुंदर दिखते, बहुत ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, और कलरफुल अट्रैक्टिव रहते हैं उससे। रत्न के दोष भी 5 ही है। ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता। ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता। रत्नावर काल का प्रभाव केवल विद्रुम और प्रवाल के ऊपर ही काल का प्रभाव होता है। फिर काठिन्य, नायासो लिखिते रत्नम हित्वा मौक्तिक विद्रुमो। रत्न सामान्य शोधन किसमें होता है? चरक ने बताया है। मारण के लिए मनशिला, हरताल, गंधक और लकुच द्राव से पेशन करके 8 फूट दे सकते हैं हम। पिष्टी बनाने के लिए गुलाब जल में मर्दन करना पड़ता है। फिर उसके बाद रत्न, उसके ग्रह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रत्न और किस ग्रह से उसका संबंध है। माणिक्य सूर्य, मुक्ता चंद्र। माणिक्य रेड रहता है रूबी, तो सूर्य भी लाल रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। मुक्ता चंद्र के जैसा ठंडा रहता है। प्रवाल मंगल, प्रवाल मंगल, प्रवाल मंगल, ल ल दोनों में है। तार्क्ष्य बुध, और पुष्पराग गुरु। गुरु पूर्णिमा में हम भगवान को, अपने गुरु को क्या देते हैं? पुष्प देते हैं। तो पुष्पराग गुरु। फिर नेक्स्ट है वज्र, वज्र शुक्र, र कॉमन है, वज्र शुक्र। फिर नीलम शनि, नीलम शनि। गोमेद राहु, गो राहु, मैं गोरा होना चाहता हूँ ऐसा लिखा है, गोमेद राहु। फिर उसके बाद वैडूर्य केतु, वैदु केतु, वैदु केतु, ऐसे ऐसे, और उसका इंग्लिश नेम याद कर लो एक बार। बस यहीं पे खत्म होता है ये। आगे सिकता वर्ग है, लेकिन उसमें वो भी डिटेल में है, ऊपर रत्न के बारे में बोला है। ऊपर रत्न ये ले सकते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाओ। ऊपर रत्न, ऊपर रत्न की संख्या रस रत्न समुच्चय ने नहीं बोला है, योग रत्नाकर ने 4 बोला है। मुक्ता, विद्रुम, शंख, राजावर्त, बाकी लोगों ने बोला है वो एक बार देख लो, लेकिन इनका नाम और वैशिष्ट क्या है उसका ये देख लो। सूर्यकांत के देवता सूर्य है, चंद्रकांत की देवता चंद्र और शिव, राजावर्त शनि ग्रह के ऊपर रत्न है, स्फटिक के देवता शिव है, पेरोजक,
केतु ग्रह का उपरत्न, विक्रांत को कुछ नहीं, व्योमाश्म, भगवान बुद्ध प्रदत्त। बस। आगे सिकता वर्ग। सिकता वर्ग में अश्मभीद, पाषाण बदर, बद्री पाषाण बोलते हैं उसको। बस यहीं पे खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट?